हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अपने जो है वो गति के नियम पाठ के बारे में पढ़ रहे थे। उस गति के नियम में अपने ने तीनों गति के नियम के बारे में पढ़ा, जड़त्व के नियम के बारे में पढ़ा। तो आज जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम जो है वो क्या कहता है उसके बारे में अपने समझेंगे। तो सबसे पहले तो अपने बोलते हैं कि संवेग क्या है। तो अपने ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि संवेग जो होता है वो P बराबर mv, मतलब किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो यहाँ पे संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है? तो अपने को पता है कि लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर मतलब dp/dt बराबर संवेग जो है वो सदिश राशि है। तो संवेग मतलब p, संवेग में परिवर्तन की दर मतलब संवेग जो है वो समय के सापेक्ष बदलाए, परिवर्तित करे तो वो जो है वो बल के बराबर हो जाएगा। तो ये अपने ने जब गति का दूसरा नियम पढ़ा था तो उसके अंदर ये अपने ने सिद्ध किया था कि F बराबर dp/dt। तो इस सूत्र के अंदर क्या है कि संवेग जब परिवर्तित होता है समय के साथ में तब बल उत्पन्न होता है। अब इस सूत्र से, ये जो सूत्र है जो अपने ने अभी डिराइव किया, F बराबर dp/dt और यहाँ पे सदिश राशि जो है तो वेक्टर लग देते। अब अपने ऐसा मानते हैं कि जो बल है, बाह्य बल है, वो नहीं लग रहा, अनुपस्थित है। तो बाह्य बल अनुपस्थित है मतलब जो F वेक्टर है उसका मान कितना होगा? 0। तो ये जो dp/dt है, ये 0 के बराबर हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा कि dp वेक्टर बाय dt बराबर हो जाएगा 0, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो dp/dt बराबर 0, तो यहाँ पे p बराबर हो जाएगा नियतांक, p बराबर हो जाएगा नियतांक। मतलब ये dp/dt जो है वो 0 है, तो dp/dt तो क्या है? अवकलन के फॉर्म में। तो यहाँ पे p का जो मान होगा वो नियतांक होगा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि संवेग को कितना भी परिवर्तित करो, बराबर, लेकिन जब उस पर कोई भी तरह का बल ना लगाए तो वो संवेग कभी भी बदल नहीं सकता, बराबर। जैसे एक सिंपल सा मैं उदाहरण देता हूँ कि ब्रह्मांड के अंदर कोई पार्टिकल जा रहा है, ब्रह्मांड के अंदर कोई पार्टिकल जा रहा है, वो पार्टिकल जो है उसका द्रव्यमान m है और v वेग से कांस्टेंट वेग से वो गति कर रहा है। तो वो लगातार वो गति करेगा तो उसके अंदर का जो संवेग होगा वो नियत होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। वो 1 साल 2 साल 3 साल तक पार्टिकल ब्रह्मांड में घूम रहा है तो उसका संवेग जो है वो कांस्टेंट होगा, कभी भी बदलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड में कोई भी तरह का बाह्य बल उसके ऊपर नहीं लग रहा। ब्रह्मांड में ना गुरुत्वाकर्षण बल है, ना दूसरा कोई भी विद्युत चुंबकीय बल है, कोई भी तरह का बल नहीं है। तो वो पार्टिकल जिसका द्रव्यमान m v वेग से वो लगातार गति करता रहेगा और उसका जो संवेग होगा वो नियत होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि बिना किसी बाह्य बल लगाए कोई भी वस्तु का संवेग जो है वो नियत होता है। इसी को संवेग संरक्षण का नियम अपने कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को ये सिद्ध करना था। तो यहाँ पे लिखा भी है कि कुल बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का कुल रेखीय संवेग नियत रहता है। यही रेखीय संरक्षण का नियम है। जो अभी अपने ने पढ़ा वही अपने को सिद्ध कर लिया, ठीक है। तो इसको ही रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। फिर इसके बाद में है एक सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। इस सवाल को अपने समझते हैं क्या करना चाह रहा है ये सवाल। तो इस सवाल में बोला है कि 90
मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान 0.04 किलोग्राम सती से कोई गोली लकड़ी के भारी टुकड़े में धंसकर 60 सेंटीमीटर दूरी चलकर रुक जाती है तो गुटके द्वारा गोली पर लगने वाला औसत अवरोध बल क्या होगा। बराबर, मतलब एक यहाँ पे लकड़ी का गुटका है, ठीक है, यहाँ पे एक मान लो एक गोली है। अब इस गोली की प्रारंभिक जो चाल है, प्रारंभिक चाल को क्या बोलते हैं, यू, तो यह है 90 मीटर पर सेकेंड। इसका जो द्रव्यमान है गोली का वो है 0.04 किलोग्राम और ये गोली जाके इसके ऊपर टकराती है। तो टकराने के बाद में ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी तय करती है वो है 60 सेंटीमीटर। तो वो इसके अंदर कितना भेद कर इसके अंदर जाएगी, मतलब उसके अंदर कितना लगने वाला जो बल है वो अपने को ज्ञात करना है। बराबर, तो इसमें जो गुटका जो है उसके अंदर गोली कितना भेद के जाएगी, मतलब यहाँ पे उस गुटके की सतह पर कितना बल लगेगा उसको ही अवरोधी बल यहाँ पे कहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि देखो ये मीटर पर सेकेंड है, ये किलोग्राम है, बराबर, और ये सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे मीटर है 90 मीटर और यहाँ पे 60 सेंटीमीटर है। तो इसको भी पहले सबसे पहले क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे। तो 60 सेंटीमीटर है, इसको अपने लिखेंगे 0.06 मीटर, क्योंकि उसको सेंटीमीटर को मीटर में बदला। तो तुमको हमेशा एक बात याद रखनी है, मात्रक सबके सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है तो दूरी सेंटीमीटर में, तो उसको भी मीटर में बदलना पड़ता है। और द्रव्यमान जो है वो किलोग्राम में, तो बराबर है। तो अब देखो यहाँ पे F ज्ञात करना है अपने को। तो देखो सिंपल है, F ज्ञात करने का सूत्र क्या है, ma, बराबर। तो द्रव्यमान तो दिया हुआ है 0.04 किलोग्राम, लेकिन A नहीं दिया हुआ है, तो A अपने ज्ञात कर सकते हैं। तो A ज्ञात करने का सूत्र अपने को पता है। तो A ज्ञात करने का सूत्र अलग अलग तरीके से A ज्ञात कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पे खाली अपने को देखो कौन कौन सी चीज़ें दी हुई है। U दिया हुआ है 90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। V देखो आगे जाके जो है, आगे जाके वो गोली जो है वो गुटके के ऊपर लग के रुक जाएगी, तो अंतिम वेग तो क्या होगा, 0 होगा। द्रव्यमान जो है वो 0.04 किलोग्राम है और S जो है अपने ने इसको बदला 0.60 मीटर, मतलब इतनी वैल्यू अपने को दी हुई है। बराबर, तो अपने को F ज्ञात करना है, तो F बराबर ma होता है। तो अपने देखो ये वाला जो सूत्र है v² = u² + 2as, ये सूत्र के अंदर अपने वैल्यू को रख सकते हैं, ये जो भी वैल्यू है। तो देखो अपने को सूत्र पता है कि v² = u² + 2as। तो देखो v का मान कितना है, 0, तो v का मान 0 हो गया। फिर u का मान कितना है, 90, ये रहा u का मान 90, तो 90 रख दिया। 2 का 2, a अपने को ज्ञात करना है, तो एक ऐसा कैसा, और s कितना दिया हुआ 0.60, बराबर। अब इसको अपने ने हल किया, इसको हल किया तो देखो ये 90 जो है वो इस साइड चला जाएगा तो -90 हो जाएगा, बराबर। और 2a 0.60, तो a = हो जाएगा -6750, बराबर। मतलब -6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण आया। और F = क्या है, सूत्र ma, तो m अपना पता है 0.04 है और अपने को a कितना मिला 6750 माइनस में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में 270 न्यूटन बल लगा, बराबर। तो इसको अवरोधी बल बोलेंगे। अब ये माइनस में बल आया तो औसत जो लेंगे तो वो हमेशा मोड में लेंगे, तो ये जो आंसर है वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है अपना अवरोधी बल आ गया। तो इस तरह से अपने ने औसत अवरोधी बल जो होगा, वैसे तो ये बल माइनस में आ रहा है लेकिन औसत अवरोधी बल है, तो मैंने बताया कि बल तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इसलिए यहाँ पे जो बल होगा वो अपने को
धनात्मक के रूप में यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में एक और सवाल है। इस सवाल को समझने से पहले मैं एक चीज़ के बारे में समझा देता हूँ, और वो है आवेग। आवेग का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो आवेग का मतलब होता है, आवेग को आई से डिनोट करते हैं, और आवेग का मतलब होता है जो संवेग में परिवर्तन करते हैं, संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में जो परिवर्तन करते हैं उसी को अपने आवेग बोलते हैं, बराबर। मतलब संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, अपने ने पढ़ा था अभी। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, लेकिन संवेग में परिवर्तन, खाली संवेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसको अपने खाली बोलेंगे आई बोलेंगे, बराबर। तो संवेग में परिवर्तन कैसे होता है? ठीक है, तो जैसे कि देखो, मैं तुमको एक बहुत ही अच्छा उदाहरण बता रहा हूँ। तो जैसे मान लो कि पत्थर है, ये यहाँ पे एक पत्थर है, ये पत्थर है। इस पत्थर का द्रव्यमान m है और उसका प्रारंभिक वेग जो है वो u है, और ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, बराबर। यहाँ पे पहुँचा तो उसका द्रव्यमान m हुआ और अंतिम वेग जो है वो v हुआ। ध्यान से समझना, स्टार्टिंग में जो द्रव्यमान m था और उसका प्रारंभिक वेग u था, फिर u वेग गति करते करते एक स्थिति में पहुंचा, t समय के बाद में यहाँ पे पहुंचा, तो उसका जो द्रव्यमान m और अंतिम वेग v हो गया। तो यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग के अंदर संवेग कितना है, तो स्टार्टिंग के अंदर संवेग है, तो इसको मैं मान लेता हूँ p1। तो p1 इक्वल टू हो गया द्रव्यमान इंटू वेग होता है, तो m ही हो गया। और यहाँ पे अंतिम में क्या हो गया, इसको मैंने p2 मान लिया, तो यहाँ पे हो गया m v हो गया, क्योंकि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। तो देखो, प्रारंभिक स्थिति में देखो उसका संवेग हो गया p1 बराबर mu, और अंतिम में संवेग क्या हो गया, p2 बराबर mv। तो अब तुम p1 और p2 को ध्यान से देखो तो दोनों में संवेग अलग अलग है कि नहीं है, तो ये संवेग बदल गया। तो p1 माइनस p2 करेंगे तो अपने को संवेग में परिवर्तन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें से ज़्यादा वेग किस में होगा, p2 में, तो इसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे, p2 माइनस p1, तो इक्वल टू अपने को मिलेगा mv माइनस mu। तो p2 माइनस p1, तो इसको डेल्टा p लिख सकते हैं, तो डेल्टा p इक्वल टू मिलेगा mv माइनस mu। तो यही अपना संवेग में परिवर्तन हो गया। तो अब संवेग में परिवर्तन का सूत्र अपने को बोले तो अपने को सूत्र लिखना है, संवेग में परिवर्तन तो अपने अभी ज्ञात किया था, p2 माइनस p1 इक्वल टू mv माइनस mu। तो p2 माइनस p1 को डेल्टा p लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा mv माइनस mu। तो ये जो डेल्टा p है उसी को अपने बोलते हैं संवेग में परिवर्तन। ठीक है, तो यही सूत्र यहाँ पे यूज़ किया हुआ। देखो, संवेग में परिवर्तन तो क्या लिखा है, mv माइनस mu, मतलब यहाँ पे जो सिद्ध किया mv माइनस mu, और संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है, आवेग के। तो यहाँ पे आवेग का मान लिखते हैं। तो ये सूत्र अपने को यहाँ पे लगाना है। तो अब इस सवाल को समझते हैं। तो देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक बल्लेबाज है, किसी गेंद को आरंभिक चाल से 12 मीटर पर सेकंड है, बराबर। मतलब कोई बल्लेबाज है, उसकी गेंद का प्रारंभिक चाल मतलब u जो है वो 12 मीटर पर सेकंड है। मैं बिना परिवर्तन किए उस पर हिट लगाकर सीधी गेंदबाज की दिशा में भेज देता, मतलब जिस दिशा से गेंदबाज ने बॉल की उसी दिशा से गेंद को वापस भेज देता है। ये गेंद की सहती मतलब होता है द्रव्यमान, मतलब गेंद का द्रव्यमान जो है वो 0.15 किलोग्राम है। मतलब बॉल का द्रव्यमान है 0.15 किलोग्राम और बॉल का प्रारंभिक वेग जो है वो 12 मीटर पर सेकेंड। अब क्या किया है कि तो गेंद को दिया गया आवेग ज्ञात करो। ठीक है, गेंद को दिया गया आवेग, तो यहाँ पे देखो प्रारंभिक में उसकी गेंद की प्रारंभिक चाल है 12 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे गेंद पहुँचने के बाद में अंतिम वेग जो है क्या होगा, तो देखो
ये खिलाड़ी है, ठीक है, ये बॉल कर रहा है, यहाँ पे एक बैट्समैन है जिसके पास में बैट है और ये बॉल इसने फेंकी, यहाँ पे फेंकने के बाद में उसने वापस उसी दिशा में फेंक दी। तो देखो बॉल जो है वो पहले 12 मीटर पर सेकंड से बल्लेबाज की तरफ आई, लेकिन बल्लेबाज ने उसी बॉल को बिना परिवर्तन किए, मतलब चाल में बिल्कुल परिवर्तन नहीं किया और उसी दिशा में वापस फेंक दी। मतलब उसने उसके चाल में परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन दिशा बदल गई। तो यहाँ पे अपने ने जो वेग लिया है 12 मीटर पर सेकेंड पर उसकी दिशा बदल गई, तो जो अंतिम वेग हो जाएगा वो -12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि गेंदबाज के हाथ में बॉल थी, गेंदबाज ने बॉल फेंकी, ठीक है, बल्लेबाज ने उस बॉल को स्ट्राइक किया, मतलब शॉट मारा, ठीक है ना। तो शॉट मारा तो उसने यहाँ पे बोला है कि उसमें बिना किसी परिवर्तन के हिट लगा के गेंदबाज की दिशा में वापस भेज दिया, मतलब दिशा बदल गई, बराबर ना। इसलिए यहाँ पे अंतिम वेग जो है वो -12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो प्रारंभिक वेग हो गया 12 मीटर पर सेकेंड, अंतिम वेग हो गया -12 मीटर पर सेकेंड, द्रव्यमान हो गया 0.15 किलोग्राम। आई ज्ञात करना है, तो आई बराबर होता है संवेग में परिवर्तन। तो mv माइनस mu, दोनों में m कॉमन आ रहा है तो m कॉमन निकाले तो v माइनस यू आ गया। m कितना है 0.15, v कितना है -12, u कितना है -12, बराबर -12 -24 हो गया, -24 और 0.15 मतलब -3.16 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये गेंदबाज का आवेग होगा। तो इस तरह से अपने आवेग भी ज्ञात कर सकते हैं। ये सवाल बहुत इजी होते हैं, लेकिन इसके लिए अपने को जो है थ्योरी समझ में आनी चाहिए कि थ्योरी में कहना क्या चाह रहा है, इसी से अपने कोई भी थ्योरी को समझ सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट सम है, ये सम बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये सम में क्या दिया हुआ है उसको समझते हैं, ठीक है। तो ये सवाल में क्या किया है कि 6 किलोग्राम सहती के किसी पिंड को छत से 2 मीटर की लंबाई की डोरी द्वारा लटकाया जाता है। तो ये छत है और इसको 6 मीटर नीचे यहाँ पे 6 किलोग्राम, ठीक है, लटकाया गया। अब देखो यहाँ पे 60 न्यूटन क्यों लिखा है, 60 न्यूटन क्यों लिखा है? तो तुमने 9वीं क्लास में एक सूत्र पढ़ा था, भार इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू जी, W इक्वल टू mg होता है, ये सूत्र था, ठीक है। भार और द्रव्यमान समान नहीं होता, भार W बराबर होता है mg। तो यहाँ पे भार जो है वो नीचे की तरफ लगता है, तो m यहाँ पे कितना है 6 और g का मान अपने को कितना रखना है 10, तो कितना हो गया 60 हो गया, मतलब 60 न्यूटन हो गया। इसीलिए यहाँ पे 60 न्यूटन लगा हुआ है, मतलब वही 6 किलोग्राम है लेकिन इसको न्यूटन में बदल दिया है। तो 60 न्यूटन जो बल है वो 6 मीटर एक धागा है, 6 मीटर का एक धागा, मतलब ये छत है, 6 मीटर का एक धागा है और 6 मीटर के धागे को नीचे कोई भी एक भारी कोई भी चीज़ रखी हुई है, तो इसके नीचे जो है वो कितना बल लगेगा, तो अपने बोलेंगे 6 किलोग्राम, लेकिन इसको न्यूटन में बदले तो 60 न्यूटन बल लगेगा, ठीक है। डोरी के मध्य बिंदु चित्र में दर्शाए गए क्षैतिज दिशा में 50 न्यूटन बल लग रहा है, मतलब उसके मध्य बिंदु में 50 न्यूटन बल लग रहा है, मतलब यहाँ पे बताया हुआ है 50 न्यूटन बल, बराबर। तो 50 न्यूटन बल लग रहा है। तो साम्य अवस्था में डोरी ऊर्ध्वाधर में कितना कोण बनाती है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर के साथ में कितना कोण बनाएगी, ठीक है। तो तुमको सबसे पहले समझना है कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज होता क्या है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर एक्स एक्सिस के सापेक्ष, और वाई एक्सिस के सापेक्ष होता है उसको क्षैतिज बोलते हैं, बराबर। तो यहाँ पे ये फिगर तुमको एग्ज़ाम में दिया हुआ होगा, बराबर। तो ये एग्ज़ाम में चित्र दिया हुआ है, तो इसमें ध्यान से देखते हैं। तो मैंने तुमको एक बात बताई थी और वो बात ये थी कि जैसे मान लो कोई भी ये एक्सिस दिया हुआ है, अब यहाँ पे बीच में कोई भी
बल लग रहा है F। अब ये थीटा जो है वो x एक्सिस के सापेक्ष बन रहा है, थीटा x एक्सिस के सापेक्ष बन रहा है, तो इस ये वाला जो भाग होगा वो F cos थीटा हो जाएगा, और इसके सामने वाला जो है वही हो जाएगा F sin थीटा। ठीक है, ये F cos थीटा हो जाएगा, और इसके सामने F, जब मतलब जो मध्य बीच में जो रेखा होती है वो जिसके सापेक्ष कोण बनाती है वो F cos थीटा हो गया, और यहाँ पे जो भी मान होता है वो यहाँ पे रख देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे n होता तो n cos थीटा लिखते हैं, यहाँ पे s होता तो s cos थीटा, और इसके ऑपोजिट जो होगा वो F sin थीटा हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे अपने इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे 60 न्यूटन बल नीचे लग रहा है, 50 न्यूटन बल यहाँ पे लग रहा है। अब देखो ये जो है ये इसको T1 माना है, तो T1 इसके साथ में थीटा कोण बना रहा है, तो यहाँ पे इसका मान जो होगा ये मान क्या होगा, T1 cos थीटा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये थीटा के साथ में कोण बना रहा है बराबर, और ये थीटा के साथ में कोण बना रहा है, तो उसके यहाँ पे जो रेखा है नहीं मानी, लेकिन अपने एज्यूम कर लेते हैं कि ये वाली जो रेखा है वो x है और ये y है, तो ये किसके साथ में कौन बना रहा है, x के साथ में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T1 cos थीटा, और यहाँ पे जो रेखा है ये रेखा हो जाएगी T1 sin थीटा बराबर। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है T1 cos थीटा, ये दिया हुआ T1 sin थीटा। यहाँ पे हो गया T1 बराबर 50 न्यूटन, और T2 जो है वो यहाँ पे नीचे की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पे अपने ने नीचे की तरफ दर्शा दिया बराबर। तो इस तरह से ये जो फिगर बना, इस फिगर में अपने ध्यान से देखेंगे। अब इसमें ध्यान से देखो तो दो बल लग रहे हैं, एक ऊपर की तरफ लग रहा है T1 cos थीटा, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है T2। फिर इस साइड क्या लग रहा है 50 न्यूटन, और इस साइड क्या लग रहा है T1 sin थीटा बराबर। तो अब इसमें आमने सामने वाले जो बल लग रहे हैं उसको इक्वल करेंगे। तो देखो ये आमने सामने मतलब ऊर्ध्वाधर वाले आमने सामने वाले बल और क्षैतिज के आमने सामने वाले बल को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो ये वाला जो बल है, ये वाला बल देखो क्या बन रहा है, T2 बराबर हो रहा है T1 cos थीटा। ठीक है, ये हो गया क्षैतिज वाला। ऊर्ध्वाधर क्या बन रहा है T1 sin थीटा 50 न्यूटन, तो यहाँ पे ये हो जाएगा T1 sin थीटा और बराबर हो जाएगा 50 न्यूटन। तो इस तरह से दो इक्वेशन अपने को यहाँ पे मिलती है बराबर। तो यही यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो मैंने बताया वही साम्यावस्था की स्थिति मतलब ये वाली है। देखो T1 sin थीटा किसके इक्वल है 50 न्यूटन, तो 50 न्यूटन क्या है, एक तरह का बल है, तो T1 sin थीटा बराबर F हो गया। यहाँ पे F की जगह पे बाद में 50 लिख सकते हैं। इसी तरह T1 cos थीटा इक्वल टू क्या है T2, तो T1 cos थीटा इक्वल टू क्या है T2। अब T2 कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, और नीचे क्या लगता है, नीचे तो भार लगता है, तो ये W के बराबर ही होगा। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को भाग कर देते। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को भाग करें तो कुछ ऐसा होगा, T1 sin थीटा इक्वल टू F बटे में T1 cos थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा W बराबर। T1 कैंसिल, तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू FW। साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होगा tan थीटा इक्वल टू FW। F का F ऐसा हो जाएगा, और W मतलब क्या होता है mg। ठीक है, F का मान कितना था 50 न्यूटन, रख दो यहाँ पे, और M का मान कितना है 6 रख दिया, G का मान कितना है 10, तो इसको सॉल्व किया, 0 से 0 कैंसिल मतलब 5/6। तो यहाँ पे जो कोण बना वो tan थीटा 5/6 बना बराबर। तो tan थीटा बराबर 5/6, तो थीटा इक्वल टू बचा tan इन्वर्स हो जाएगा और 5/6। तो ये आंसर मिला। इसको tan के फॉर्म में बदला, सारणी के अंदर tan के फॉर्म में बदला, तो अपने को 40 डिग्री आंसर मिल गया। तो इस तरह से ये सवाल हल करते हैं, और इस तरह के जो सवाल है, ये वाला जो सवाल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछते हैं। तो ये वाले जो सवाल है तुमको बहुत ही अच्छे से कर लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सम है। ठीक है, इसके लिए फिगर समझ में आना चाहिए कि साम्यावस्था की स्थिति में कितने तरह के बल लगते हैं, उसी तरह के बल से अपने इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जितना भी पढ़ा उसको अच्छे से समझना है, अच्छे से याद रखना है।
ठीक है। और सवाल को ज़्यादा प्रिफेयर करना है, सवाल को ज़्यादा हल करना है ताकि तुम्हारे जितने भी डाउट है वो सॉल्व हो सके।